जय दोस्तों, आज बहुत ख़ास मौका है। जी हाँ, अभी हम उपचुनाव 2025 नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं और इस संबंध में आज हम लोगों को बात करनी पड़ेगी चुनाव के संबंध में। जी हाँ, अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार टोटल प्रत्याशी 7 नामांकन कर चुके हैं। जी हाँ, महिला सीट है तो 7 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। आज थी अंतिम तारीख। साथ ही साथ आप अगर इस बात को देखेंगे कि मात्र 2 पार्टियों ने ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, बाकी 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। तो अब इसको क्या समझा जाए, क्या ना समझा जाए, कि क्या वोट काटने की राजनीति है, वोट काटने की रणनीति है, इस संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे आए हुए कुछ आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ रहने वाले हैं श्री मजीद पठान सर, हमारे साथ आज इस चुनावी चर्चा में रहने वाली हैं हमारे जनपद की बहुत ही होनहार श्रीमती नेहा तिवारी जी, जो कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी हैं। साथ ही साथ सर्व ब्राह्मण विकास परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ इस चुनावी चर्चा में साथ में रहेंगी निधि सिंह जी, जो कि एक एडवोकेट हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल में अधिवक्ता भी हैं। साथ ही साथ यह बाल कल्याण समिति से पीड़ित बालिकाओं और बालकों की सपोर्ट पर्सन भी है। हम आप सभी मेहमानों से जानना चाहते हैं कि ये उपचुनाव किन परिस्थितियों में आप सभी अवगत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमें किसी भी व्यक्ति को चुनने का मौका 5 साल में 2 बार मिल जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या गलती सुधारने का मौका मिला या विकास हो रहा था उसे फिर से ऐसे कैंडिडेट को फिर से हमें चुनना चाहिए जो विकास को यथावत रखे। तो इस पे हम लोग आपकी राय जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कमेटी सदस्य। नमस्कार, मैं निधि सिंह एडवोकेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैनल अधिवक्ता एवं बाल कल्याण समिति से बालिकाओं और बालकों के सपोर्ट पर्सन वर्तमान में हूँ। नमस्कार, मैं मजीद पठान, अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज में रिटायर्ड। हमारे साथ निधि सिंह जी हैं। निधि सिंह जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि वर्तमान समय में स्थानीय स्तर पर जनता किन समस्याओं से सबसे अधिक परेशान है और आपके अनुसार जो भी अध्यक्ष बनता है उसे आप किन परेशानियों को बताना चाहती हैं? जी, हम हर बार चुनाव होते हैं 5 सालों में, इस बार भी हुए हैं, लेकिन जो आज परिस्थिति यह है कि उपचुनाव की नौबत आई है। हमने जो पिछले जो वर्ष देखे हैं 2 साल 2.5 साल, तो उनमें हमने देखा है कि सड़कों से संबंधित काफ़ी समस्याएं रही हैं। अब भी आप जगह जगह चले जाइए, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां से सड़कें बहुत अच्छी हैं। अच्छी थी, पाइपलाइन डले, उसके बाद फिर उसकी कोई देखरेख नहीं हुई है। आज गाड़ी, हर घर में गाड़ियाँ हैं और हर घर के गाड़ी वालों से ये आप पूछिएगा कि उनकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। हर 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है। तो ये सारी समस्याएं हमारे आर्थिक स्थिति से भी जुड़ी हुई हैं। दूसरा, सफाई से लेकर आज अभी तक 2 सालों में हमने नालियां साफ़ होते हुए नहीं देखी हैं। हर घर के बाहर नालियों का, यहाँ से आप चले जाइए बर्नी चौराहे से डैम रोड वाली जगह पर पानी का जमाव हो जाता है। और पिछले 2 वर्ष पहले भी एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो उस बारे में क्या किया इन्होंने? जो छोटा सा बच्चा था, जहाँ पर अतिक्रमण के कारण घिराव हुआ, पानी भरा, बच्चा बह गया, पानी में पता भी नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ गया। तो इस तरह की कंडीशन। तीसरा, रामनगर में आप जाइएगा जहाँ पर कचरों का ढेर लगा हुआ है, उस मुद्दे पर भी 2 साल में कभी कोई काम नहीं किया गया है।
तो ये बड़े मुद्दे हैं जो हमारे ज़िले में बीमारियां फैला रहे हैं। सफाई जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं है, तो ये मेन मुद्दे हैं। दूसरा, अभी जो मीटर जो लग रहे हैं वो भी बड़ा मुद्दा है कि जो हमारा जितना यूज़ बिल हम लोग बिजली नहीं कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा का हम लोग को बिल पे करना पड़ रहा है। तो ये जनरल मुद्दे हैं। जो पानी की समस्या से भी हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखिए, आप कभी कभी हफ्ते हफ्ते भर नल नहीं आते हैं, उसके लिए भी हम लोग को आवेदन देना पड़ता है। जब पता चलता है कि डैम पर जो मशीनें जो रखी हुई हैं वो 3-3 मोटर एक साथ ख़राब हो गई हैं और हफ्ते भर तक उस पर कोई वो नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है। वो गंदा पानी तो आता ही है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पानी की भी है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे दैनिक जीवन से ही रिलेटिव है। यही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम और दूसरे विकास के बारे में हम क्या ही कहें। तो आपको लगता है कि जब अब वापस ये चुनाव आ गए हैं तो आपको किस प्रकार राहत मिल सकती है और आप अपने होने वाले अध्यक्ष से क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चुनकर आए वो सेल्फ काम करें। देखिए, आप एक महिला हैं, आप महिला चुनकर आएंगी, आप खुद काम करेंगी तो शायद आपको पता चलेगा कि एक महिला जब कार्य करती है तो उसको किन समस्याओं से और किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि आपके प्रतिनिधि अगर वहाँ पे उतर के काम करेंगे तो वो जिले का विकास कभी नहीं कर पाएंगे। और हम पहले भी कई चुनावों में 10-20 सालों से देखते आ रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि उतरे हैं उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया है, सिर्फ दलाली और यहाँ वहाँ उनका काम रहा है, फर्जी पैसा। और आप हमेशा अपनी सरकार से पैसे की डिमांड करते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा गया कहाँ है? सरकार देती भी है पैसा और देती भी है, आपकी ही सरकार है। अगर आपके ही लोग चुनकर आते हैं तो ईजिली आपको मिल भी जाता है, लेकिन वो काम कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। जो हम सपना देखते हैं हमारे ज़िले का, स्वच्छ ललितपुर का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। अभियान तो बहुत चल रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत देखिए आप इंदौर जैसे शहर में देखिए जहाँ पर किसी व्यक्ति को भीख मांगना भी जुर्म है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक व्यक्ति अगर भीख मांगेगा तो वो कितना एक दिन में 70-80 हज़ार रुपये तक की उन्होंने भीख मांगकर अपना गुजर बसर किया है। तो जब अगर इतना पैसा उनको भीख मांगने से ही मिलने लगेगा तो फिर नौकरी और पेशा काम करना तो सब छोड़ ही देंगे। और आप देखिए कि हमारे ललितपुर जनपद में निधि मैम की कितनी बार जो एक तालाब है उसको यहाँ पर कितने सारे पत्रकार कहते हैं कि भाई ये तो एक सोने की खान है। तो आपको ही लगता है कि इस बार फिर से तालाब का कुछ खेल है, उस पर आप कुछ विचार रखना चाहें? जी, बिल्कुल। पहले भी 2 बार इसमें पहले भी जो रह चुके हैं उनके लिए काफ़ी पैसा भी आया हुआ है और केवल सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग से काम चला देते हैं, पुताई वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए जो बस्तियां यहाँ से जो तालाब है उसके साइड से जो बस्तियां खाली की गई थी वो आज तक सड़क बनी ही नहीं है। वहाँ पर कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना ही वो सड़क बनी है, ना ही वहाँ पर किसी तरह की कोई सेफ्टी है। हमारे साथ नेहा मैम है, तो नेहा मैम हम आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से भी आपका बहुत सारोकार है, और सारोकार क्या है, आप तो खुद ही जिलाध्यक्ष हैं। तो आप बताइए, आपको लगता है कि जनपद ललितपुर में टिकट वितरण जो हुआ है वो सही हुआ है? देखिए, जो टिकट वितरण का हुआ है उसमें शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष वगैरह उन लोगों का फैसला है, उन्होंने फैसला लिया है तभी टिकट वितरण हुआ है। जो प्रत्याशी चुना गया है वो उनके द्वारा ही चुना गया है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, उनका फैसला हम लोग के लिए मान्य है। नेहा मैम, आप एक पार्टी की कह सकते हैं कि एक ऐसी नेत्री हैं जो जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो झंडा लेकर भी चलती हैं और पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाती हैं। तो जो आप बात कह रही हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और चूंकि आप पार्टी की एक कह सकते हैं वफादार नेत्री हैं तो आपकी बात सही है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या पार्टी की नेत्री केवल झंडा उठाने के लिए है? देखिए, पार्टी में सभी कार्यकर्ता बराबर हैं और आपकी झंडे उठाने वाली बात है तो हर कोई झंडे उठा के ही आगे बढ़ता है, और जो अपनी कार्यशैली क्षमता के अनुसार ही वहाँ पे नेतृत्व निर्णय करता है कि किसको चुनाव लड़ाया जाएगा। देखिए, आप जवाब नहीं देना चाहती, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप पार्टी से इतर होकर अगर जवाब दें तो आप बताइए
जो आपने बोला कि इसी से आगे बढ़ती हैं, तो ये मौका था क्योंकि ललितपुर जनपद में महिला प्रत्याशी किसी को बनाया नहीं गया है, यह सीट आरक्षित है। आप अगर मुझे लेकर कह रहे हैं तो मुझे संभावना थी कि हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ, क्योंकि चूंकि 27 तक हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, तो एक ही व्यक्ति ने आवेदन किया था जो सपा के खाते में जाना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नीलम चौबे जी, जो श्रीमती नीलम चौबे जी इस चुनाव में आप लोगों की पार्टी के समर्थन के द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं, तो आप एक राजनीतिक पार्टी होने के माध्यम से उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, राजनीतिक के अनुसार हम उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी जनता उन्हें स्वीकार करती है, भारी मतों से जिताती है, तो जो कमी हमारे ललितपुर के लोग, जो विकास की दौर में हमारा ललितपुर काफी पीछे चला गया है, सारे जो जनता है यहाँ की जो उनसे उम्मीद करती है उस पर खरा उतरे। जिस प्रकार से अपने शहर में गंदगी फैली हुई हर जगह, आप ये सोचिए कि जहां मैं खुद निवास करती हूँ, मैं एक जैन मंदिर के पास निवास करती हूँ, कम से कम 15-16 साल से मेरे यहाँ तो कोई विकास, मेरी गली में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। चलिए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में जातीय और राजनीतिक जो समीकरण दिख रहे हैं, उस पर जातीय समीकरण क्या फिट बैठ सकते हैं? देखिए, इसमें आपका कहना है कि जातीय समीकरण फिट बैठेंगे, तो देखो, जैसा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो पीडीए का गठबंधन किया है, तो उसमें सभी जातियों का समावेश है और जरूर ही जाति फैक्टर बैठेगा और जीत जरूर होगी। हमारे जो प्रत्याशी है नीलम चौबे जी, वो भारी मतों से जीतेंगी, क्योंकि सभी जातियों का समीकरण एक साथ है और सभी भारी वोट देंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सच निकले और आपका जातीय समीकरण फिर बैठ जाए, लेकिन जनपद ललितपुर केवल विकास चाहता है, चाहे अध्यक्ष कोई भी बने। देखिए, हमारी जो प्रत्याशी है नीलम जी ने, आज उन्होंने मुझसे पूछा गया क्वेश्चन कि आपके क्या मुद्दे हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन ये बताया कि अभी मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मैं चुनाव से पहले वोटों से पहले कोई वादे नहीं करूंगी झूठे, जब मैं जीतती हूँ तो मैं जो विकास करूंगी वो करके ही दिखाऊंगी, झूठे वादों पे जनता को गुमराह नहीं करूंगी। बिल्कुल, उन्होंने राधे राधे बोला, मतलब राधे राधे, उनका संकेत सीधा सीधा है कि मैं काम करूंगी। चलिए, बहुत बहुत उनको भी शुभकामनाएं हैं जी। निधि मैम जी, चूंकि आप एक मात्र शक्ति हैं, महिला हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि यह जो दृष्टिकोण है नेहा मैम का, आपके अनुसार सही है? जी, जहाँ तक जातीय गठबंधन की बात की जाए, जाति विशेष को लेकर जो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सभी जाति के ऊपर ही चुनाव होते हैं। जिसकी जाति में ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होगा, ज़्यादा समझदार होगा, अवेयर होगा, वो व्यक्ति आगे आता है। और अगर विकास के नाम पर अगर कोई शिक्षित व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, तो कहीं ना कहीं वो जिले के विकास के बारे में सोचेगा और करने का भी प्रयास करेगा। तो बिल्कुल, हमारा आपसे ये भी जानना है कि जिस प्रकार नगर पालिका में अभी टिकट बांटी गई हैं, क्या आप उसे सही मानती हैं? जी, पार्टी वो अपनी अपनी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों का मत है, उन्होंने किस तरह से किसको आगे किया है। नहीं, तो क्या आपने जो महिला प्रत्याशी हैं इनको कभी देखा है आपने पार्टियों से? नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। उनके पुरुषों को, ज्यादातर पुरुषों की भीड़ देखी है, पुरुषों को देखा है। तो यानी महिला प्रत्याशियों को आपने इसके पहले नहीं देखा है। तो जब वो आपसे वोट मांगने आएंगी तो आप फिर उनसे कैसे जान पहचान अब बढ़ाएंगी या पहले से थी? सर, मेरे जान पहचान का तो ये हुआ कि मैं पर्सनल अगर लेके जाऊंगी, मुझे अपने खुद के काम करने होंगे, तब तो मैं उनसे जान पहचान बढ़ाऊंगी। और यदि मैं अगर जिले की बात करूं, तो जहाँ तक जिले के हिसाब से मैं सोचूंगी, तो एक ऐसी महिला को पार्टी से खड़ा होना चाहिए जिसको सभी जाने। राइट, ये हमारा भी मानना है, क्योंकि जैसे भाई चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और चुनाव का मतलब है हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनने वाले हैं जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं। लेकिन जब पार्टियां ऐसे व्यक्तियों को मैदान में उतार देती हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो आपको ही लगता है कि ये काफी मुश्किल है हम वोटरों के लिए? सर, कहीं ना कहीं पार्टियों का पतन का कारण भी यही है
क्योंकि जो महिलाओं का आरक्षण है वो उनको तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि महिला आरक्षण का मतलब है जो एक्टिव महिला है, जो कार्य कर सकती हैं, जो सक्षम है, जो समाज में भागीदारी दे रही जो हैं। समाज में भागीदारी दे रही हैं। अब उनको यही नहीं मालूम है कि हमारे जिले में कितने तालाब हैं, कितने मोहल्ले हैं, कहाँ पर महिलाओं की बैठक ज़्यादा होती है, या कौन सी महिलाएं अपनी समस्या भी लेके जाएंगी तो वो किसके पास लेके जाएंगी। वहाँ सीट पर तो पुरुषों को ही बैठना है। तो निधि मैम, आपको नहीं लगता कि जैसे इस बार चलिए जो हो गया ठीक है, अब अगली बार आप कोशिश करेंगी कि महिला प्रत्याशी या महिला नेत्रियों को आप अपनी तरफ से एक उम्मीद जगाएं कि नहीं, आप भी चुनाव लड़ सकती हैं और आपको आगे आना चाहिए? सर, आज ये इंटरव्यू मतलब लास्ट डे हुआ है। यदि पहले होता तो मैं शायद मोटिवेट करती कि जो भी महिलाएं बढ़ चढ़ के काम करती हैं, आगे आती हैं, वो महिलाएं काश वो खड़ी होते, वो अपना सहयोग देते, योगदान देती, तो शायद मैं उनको समर्थन करती। क्योंकि मेरे समझ से ये है कि जब एक महिला बाहर निकल के काम करती है तो वो केवल उस सिस्टम से रूबरू नहीं होती है, वो पूरे समाज से, पूरे ज़िले से रूबरू होती है। और जो भी व्यक्ति वोट देता है तो उसकी एक इच्छा यही होती है कि जिसको हमने चुना है हम उसके ही विचारधाराओं पे चलकर हम अपने विकास को आगे बढ़ाएं, या हम उसको देखें कि वो किस तरह से काम करता है। क्योंकि जो व्यक्ति सेल्फ काम करेगा वो अपनी विचारों पर काम करेगा, और अगर वो किसी के सहयोग से काम करेगा तो जो उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा, उनको जो समझाया जाएगा वो वही करेगा। तो इसमें हम पारदर्शिता कहीं से है ही नहीं है। यानी आपके अनुसार एक रिमोट से जी अध्यक्ष पद अगला होने वाला जी है। जी जी बिल्कुल, वो तो अभी निश्चित कर दिया है। क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, जिन्होंने आवेदन दिए हैं, वो ये प्रमाण खुद कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये बात। जी। वो खुद ही प्रमाण कर रहे हैं कि वो एक रिवॉर्ड कंट्रोल है, वो रिवॉर्ड के द्वारा चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं तो इसके संबंध में आपने प्रत्याशियों के नाम भी सुने, बीजेपी प्रत्याशी का नाम भी सुना और समाजवादी प्रत्याशी का नाम भी सुना। तो आप सबसे बड़ी प्राथमिकता ललितपुर में नगर पालिका के लिए क्या देते हैं? ललितपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसका एक कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी सरला जैन जी को चुना था और सरला जैन जी चुनाव जीत भी गई थी, किसी कारण से अस्वस्थ हो गई और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही, और उसकी वजह से ये उपचुनाव की नौबत आई है ललितपुर के अंदर। अगर वो आज होती तो ये 5 साल अपने पूरे करती और उपचुनाव ललितपुर में नहीं होती। नेहा मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी पार्टी ने जिस पार्टी को अपना सहयोग दिया है, ये कह सकते हैं पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है, अगर आपकी पार्टी के सहयोग से अध्यक्ष बनती हैं तो आम नागरिक को नगर पालिका के फैसलों में क्या आप लोग भागीदारी देंगे? आंसर बताओ, मैं हम समझ में। नेहा मैम, मान लीजिए आपकी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष बन जाता है तो क्या आप ललितपुर जनपद के जो जनता है उनसे जनपद ललितपुर के विकास हेतु समर्थन लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, क्योंकि जब हमारे मतलब हम दोनों के गठबंधन से प्रत्याशी है वो चुना जाएगा तो जरूर वो ऐसा होगा। तो जनता का जो मुद्दा है, जैसे कि अभी आपने और नेहा मैम ने बताया, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीजें हैं, तो इनमें आप सुधार लाने के लिए जनता की किस प्रकार मदद लेंगे? देखिए, हर समस्या को हम मिलकर देखेंगे और सभी को एक कोर कमेटी बनाई जाएगी, उसके द्वारा हम लोग विचार विमर्श करके सभी जगह सुधार किया जाएगा और आम जनता की हर एक मतलब जो कमी है उस तक पहुंचा जाएगा, पूरी की जाएगी। अभी आपकी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने कोई एक ऐसा एजेंडा बनाया है जो आप, चलिए आज तो पहला दिन है, कल परसों या 3 दिन बाद आम जनता को बता सकें? देखिए, अभी प्रचार बढ़ने दीजिए, आगे आगे आज नॉमिनेशन हुआ है, आगे आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, बीच जनता के बीच में रहेंगे हम लोग काफ़ी दिन,
जी जी बिल्कुल। तो यानी उम्मीद है कि एजेंडा के साथ आप लोग आगे काम करेंगी। नेहा मैम, अगले 2.5 वर्ष में आप जनपद ललितपुर में क्या बदलाव देख रही हैं? देखिए, अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है और अगर जो समस्याएं अभी 6 महीने से आप देखिए पाइपलाइन हर जगह खुदी हुई है। मैंने अभी जो रामनगर के पीछे वाले हिस्से का देखा है कि पतली पतली गलियां हैं, उसमें भी मतलब लाइनें खुदी हैं। लोग बारिश में मतलब जी एक इतनी दुर्घटना आए दिन होती रही है वहाँ पे। मैंने खुद पूरे चारों तरफ फेस कर देखा है। तो सभी जगह रोड पहले सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि रोडों का सुधार हो पे। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक भी चल रहा है उसी लाइन से और छोटे छोटे रास्ते हैं। और पानी गंदा आ रहा है नलों में, कहीं कहीं सप्लाई भी नहीं आती है। तो इन सभी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पहले फोकस रहेगा। और जो कचरा है उसको बाहर जाके उसको जो मशीनों द्वारा हार्वेस्टिंग किया जाता है उसको मशीन लगाएगी बाहर से। जैसा कि हमारा प्रत्याशी अगर जीतता है तो हम अपने शहर को विकास से विकसित की ओर देखते हैं कि हमारा नगर का एक विकासशील बनेगा। इस नगर पालिका के उपचुनाव में जो पुराने वर्कर हैं, जो असली टिकट के दावेदार हैं, उनको कोई मौका नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह ऐसा होता है कि कोई अगर सांसद की सीट खाली होती है तो उसके परिवार को जाती है, किसी विधायक की सीट खाली होती है तो उसके परिवार को जाती है। तो क्या है सर, ये सही परंपरा है? नहीं, ये पुरानी सहानुभूति जैसे कहते हैं जी। तो वो इनको जो टिकट मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है जी, वो सहानुभूति की उसमें दी है, क्योंकि लोग पहले से भी कह रहे थे। तो मतलब आपका कहना है कि हम लोग भी सहानुभूति में ही वोट कर दें? नहीं, वोट सहानुभूति में नहीं जी। वोट तो आदमी का देखिए एक अपना अधिकार है जी। और उसमें चूंकि एक वोट तो है नहीं है, लाखों लोगों को वोट देना है जी। तो लाखों लोग जो वोट देंगे वो अपने अपने मुद्दे पे कहाँ विकास हुआ, किसको कहाँ क्या बात है, वो उस वजह से ही वोट होती है। तो लेकिन सर अब मुद्दे तो भटक गए ना, क्योंकि मुद्दे पे तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है। कोई व्यक्ति सहानुभूति पे चुनाव लड़ रहा है और कोई व्यक्ति जाति पे चुनाव लड़ रहा है। नहीं, देखिए जब वोटिंग जिस दिन होती है जी, तो ये पता नहीं चलता है कि वोट किस तरफ जा रहा है। वोट डालने वाले अपना क्या मन बनाते हैं कि हमें कि वो विकास को देखते हैं, जाति को देखते हैं या सहानुभूति को देखते हैं। एक हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी खासियत है, लोग अपनी पार्टी देखते हैं। जैसे कई लोगों से आप बात करेंगे कि भाई आप किसको वोट देंगे, कौन खड़ा है, बोले हमें ये नहीं पता कौन खड़ा, हमें तो अपनी पार्टी को वोट देना है। अगर बीजेपी का है तो वो कहेगा हम अपने बीजेपी को वोट देंगे, जो चाहे खड़ा हो। अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का है तो वो अपनी, ये हिंदुस्तान के अंदर एक पैटर्न बन गया है और आदमी उसी पार्टी की वजह से वोट करता है। चलिए सर, आपसे एक आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आप अगले 2.5 साल में ललितपुर में क्या बदलाव देख रहे हैं? देखो, बदलाव तो कम उम्मीद है, लेकिन हमारा एक ये है कि ठीक जो भी चेयरमैन बने वो एक जनता दरबार की तरह अपने घर पे एक ऑफिस बनाए। नहीं तो सर आपको मौका मिला ना, आप बदले ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमें कम उम्मीद है? आपको मौका मिला, आपके पास कोई वोट मांगने आए तो आप बताइए। मैं जो भी चेयरमैन बने, हमारा कहना यह है कि विकास तभी होगा, कोई भी चेयरमैन बने जब वो जनता दरबार 10 से 12 बजे एक लगाएगा जी। ललितपुर के अंदर 26 वार्ड हैं जी, तो 26 वार्ड के लोगों को उनसे मिलने का मौका मिलेगा और जो समस्या होंगी तो प्रत्येक वार्ड की समस्याएं उन तक पहुंचेंगी। अब जब वे दरबार ही नहीं लगाएंगी, अब जब नगर पालिका की बैठक होगी तो उसमें पहुंचेंगी तो फिर जनता की समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी। निधि मैम, आपसे भी जानना चाहते हैं कि अगर अब चलिए जो भी अध्यक्ष बनता है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष महोदया जनता के जो फैसले हैं वो जनता से पूछ कर लेंगी? उम्मीद ही रख सकते हैं, क्योंकि ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या होगा। जो भी चुनकर आएगा वो किस तरह से अपना शासन करता है नगर पालिका के अंतर्गत। और हम लोग तो केवल आपके चैनल के माध्यम से केवल उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी अगर जीत कर आता है तो वो कोशिश ये करे कि वो स्वयं उस कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी का मान रखे जी। सबसे बड़ी बात है जी। और ये सोचकर कि आपको पब्लिक ने जिताया है तो आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें जी। और ललितपुर को हम लोग अच्छे, विकसित
ज़िले के रूप में देखना चाहते हैं, साफ़ सुथरे ज़िले के रूप में देखना चाहते हैं। और वो फैसिलिटीज़ जो हमें बड़े शहरों में मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक चाह रखती है इस चीज़ की, तो आप उस पर खरे उतरे, यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ही बात रख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हम आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से प्रत्याशियों तक जरूर पहुंचाएंगे। आपसे हमारा अंतिम प्रश्न है, अगले 2.5 वर्ष में ललितपुर को आप नगर पालिका की दृष्टि से कहाँ देखना चाहती हैं? नगर पालिका की दृष्टि से देखिए, पहले तो नगर पालिका में भ्रष्टाचार खत्म हो। अभी ये बहुत शायद इस पर किसी ने अभी कोई कमेंट्स नहीं किया है, और मैंने वहाँ पर वर्क भी किया है, तो देखा है मैंने वहाँ पर समस्याएं भी बहुत होती है। यदि वहाँ पे कर्मचारी जो है वो ड्रेस कोड में रहें तो ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, पहचानने में लगेगा कि हाँ कौन बाबू है, कौन चपरासी है, कौन अधिकारी है। यहाँ ये समझ में नहीं आता अधिकारी कौन है, वो चपरासी जैसे लगते हैं, चपरासी पता चला वो अधिकारी जैसे लग रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली किससे बात करें। कभी कभी इसी संबंध में हमारे पास कई ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने ये बात भी रखी है कि हम लोग नगर पालिका में अपना स्वयं काम कराने गए हैं तो हमारी झड़प हो गई है, पता चला हमारी अधिकारी से लड़ाई हो गई है। तो यदि उस चीज को सिस्टमेटिक अगर ऑफिस को मेंटेन किया जाए, आपका मतलब है ड्रेस कोड हो तो एक अच्छा भी है, एक गुड मैसेज भी जाता है। और देखिए, आपने ड्रेस कोड की बात करी तो हम आपसे एक बात जरूर पूछना चाहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जो सफाई कर्मचारी पूरे जनपद ललितपुर की सेवा में लगे हुए हैं उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है? जी बिल्कुल, मैंने कई कर्मचारियों को देखा है जो बिना ग्लव्स पहने हुए वो नालियों में उतर जाते हैं और सफाई करते हैं। मैं जब कहती हूँ उनसे तो वो हंसते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं मैम आप कैसे बात कर रहे हो कि आपने ये बात रखी है कि हम लोग ग्लव्स पहन के काम करें। कितना दुखद। तो बोले हमको ये मिलते ही नहीं है। जी जी, अगर वो हमको वहाँ से मिले तो हम उसको पहनेंगे। बिल्कुल, यानी कि ये भी एक भ्रष्टाचार ही है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, क्योंकि अभी आप देखें कुछ समय पहले हमने चैनल के माध्यम से भी देखा था, फेसबुक पर भी देखा था कि कुछ जो हमारे ललितपुर के नेता लोग हैं वो बाकायदा मास्क लगाकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर ही झाड़ू लगाने का अपना योगदान दे रहे थे। जी जी, एक दिन की वो भी 5 तो उससे हमें लगा कि भाई जी 5 से 10, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नेता मंत्री जो जिस तरह से दिखाते हैं अपने आप को, शो करते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए उनको पूरा मतलब अपने आप को सेव करके चलते हैं, एक सैनिक की तरह तैयार किया जाता है। मास्क लगाकर अपना जो है कपड़े ऊपर से पहनना। और तो बिल्कुल यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ड्रेस कोड जो आपने बोला है, हमारा ड्रेस कोड यही है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्वास्थ्य वीरों को एक ऐसी सुविधा मिले जिससे वो अपने परिवार को भी पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए और साथ ही साथ हम और आपकी जो इतनी सेवा कर रहे हैं वो स्वास्थ्य लाभ लेकर दे पाए। जी देखिए, स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हैं कि हम लोग आए गए दिन कचरा फैलाते हैं। हम तो इस बात में भी ये बोलेंगे कि पब्लिक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों को कम से कम परेशान करें, कम से कम कचरा फैलाएं। यदि वो कोई डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमको हरा कचरा कहीं फेंकना है तो उसको सेफली अलग करें, जो प्लास्टिक है, जो कांच है, उसको अलग फेंकना है, तो हम उन डायरेक्शन को हम खुद फॉलो करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, नगर पालिका जो अध्यक्ष है उनसे तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो हमारे लिए समर्पित हैं, तो हम उनके लिए थोड़ा तो सोच ही सकते हैं। निधि मैम, चूंकि आप एक एडवोकेट हैं और सबसे ज्यादा आपके पास केस आते हैं अतिक्रमण के बारे में जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि ललितपुर हमारा अतिक्रमण से मुक्त है और ललितपुर में चारों तरफ हरियाली है, ललितपुर बिल्कुल आप जाते हैं तो आपको गाड़ी रखने में कोई समस्या नहीं आती है? जी, आप तो बिल्कुल गलत ही बोल रहे हो, उल्टा ही बोल रहे हैं। जहाँ तक देखने को मिलता है, शायद मैं 2 से 3 साल पहले मतलब ये सुनने में आया था कि हमारे घर के बाहर से ग्रीन लैंड जो है वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, वो जगह खाली कराई जाएंगी, लेकिन शायद 5 वर्ष करीब हो चुका है। मैं 2020 के आसपास मैंने सुनने को आया था ऐसा, आज तक वो हुआ नहीं है। हरियाली वाली बात जो कह रहे हैं, ललितपुर जिले में कहीं भी अच्छे गार्डन या अच्छी हरियाली देखने को नहीं मिलती है कि जहाँ सुकून मिले।
हरियाली का मतलब ही यही होता है कि जब हम कहीं से गुजरें और हमको हरियाली मिले तो उससे हमारी जो आंखों को सुकून मिलता है, उससे माइंड भी फ्रेश होता है, ऑक्सीजन भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो झांसी में पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं ललितपुर में भी देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण जो है आपका, देखिए सभी सड़कों पे आके अपना मकान बना रहे हैं, उनकी जो घर से सीढ़ियाँ बन रही हैं गाड़ी जाने के लिए वो सड़कों पर हैं, सड़क से फिर उनके घर जो है गाड़ी जो है वो अंदर जा रही हैं। तो आप अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं, ठेले जो लगाए जा रहे हैं उनको आप उचित व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, वो भी परेशान। देखिए मजदूर व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल सही, उसको आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एक अच्छी सुविधा दे सकते हैं, उनको एक अच्छी जगह दे सकते हैं कि आपको इतने एरिया में ही काम करना है, आपको इतने में ही बैठना है। और आजकल तो काफ़ी आर्टिफिशियल बैठने के लिए भी बन गए हैं, अपना डेकोरेट करने का भी बन गया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह की सुविधाएँ भी हम दे सकते हैं उनके लिए। तो जो मज़दूर हैं उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप बड़े व्यवसायिक लोगों के लिए तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दें, आप सड़कों पे आके दुकानें बना लें, लेकिन जो रोज़मर्रा का जीवन जी रहे हैं, अपने रोज़ कम गुजारा कर रहे हैं, मतलब कम व्यवसाय कर रहे हैं, कम पैसों में अपना ठेला लगा के जो काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे भूखे मर जाए, तो ये तो संभव नहीं है ना। वो भी हमारे ज़िले के सदस्य हैं, नागरिक हैं, तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ज़िले में अतिक्रमण को रोकने की भी आवश्यकता है और मजदूर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप कभी जो भी प्रत्याशी रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो कितना ललितपुर घूमे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो बनने के बाद ललितपुर को एक बार घूमें, वो गली गली देखें, प्रचार के लिए नहीं, प्रचार के बाद। चाहे आप अकबर की तरह वेश बदल कर देखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब अपने बन ठन कर या उस हिसाब से जाएं। हो सकता है कि जब हम वेश बदल के जाते हैं तो हमको असलियत नज़र आती है, क्योंकि जब हम बन ठन के जाएंगे तो हर चीज़ अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी, सब लोग समझ जाएंगे। बहुत सही। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी बने तो उनसे मैं यही उम्मीद रखूँगी कि वो अपने नगर का भ्रमण करें और ये देखें कि नगर आज जिस स्थिति में है वो कहीं गांव से जाके मिल रहा है, और बाहर जो हद है ज़िले के वो भी आज ललितपुर में जो शामिल हो रहे हैं उनको भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो वहाँ तक भी आपकी पहुँच है, वहाँ तक भी आपको निगाह डालनी पड़ेगी और अतिक्रमण रोकने पड़ेंगे। जो फर्जी प्लाटिंग हो रही है, भाई गौचर ख़त्म कर दिए हैं आपने, ठीक है, उस मुद्दे पे भी ध्यान नहीं दिया गया है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। खैर विधिक तौर पर आपने कुछ भी किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने प्रकृति का और ज़िले का हनन किया है और मानव जीवन को कहीं ना कहीं आपने संकट में डाला है। तो जो भी व्यक्ति आके आए अध्यक्ष बने तो वो मानव जीवन को हित में रखकर काम करे। तो ये हमारे साथ खास मेहमान थे चुनाव पे चर्चा के लिए। तो सबने एक स्वर से इसी बात को बताया है कि ललितपुर जनपद विकास का भूखा है। जी हाँ, अतिक्रमण हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो और यहाँ तक आने वाले समय में जो प्रदूषण दिख रहा है जिससे कि यहाँ की हवा भी खराब हो सकती है, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी। तो आने वाले नगर पालिका अध्यक्ष महोदया से उम्मीद करते हैं कि अब आपका अध्यक्ष पद बहुत ही कांटों से भरा होने वाला है। तो आप तैयारी अभी से कर दें, क्योंकि अगर आप हमें कल से अपने मुद्दे बताएंगी तो हम भी आपको वोट करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।